हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की स्पेशल साइंस की हमारी तीसरी क्लास ये रहेगी। इससे पहले हम दो क्लास आपको दे चुके हैं, जिनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उनको देखिएगा, क्योंकि उसमें हम काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और यहाँ पर भी हम टॉप लेवल के क्वेश्चंस कवर करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है ना। उसी तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर आगे कवर करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। आपको हम बता दें, आपके लिए हमने स्पेशल न्यू ईयर ऑफर लॉन्च कर दिया है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, इनरोल नहीं किया है, तो आप जल्दी से जाकर इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है और ऑफर सीमित समय के लिए 30 तारीख से 3 जनवरी 2023 तक की ऑफर रहेगा। इसमें अप टू 90% की छूट आपको दी जा रही है ना। और गाइज आपको बता दें, रॉयल स्टडी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। इससे पहले ये इतना बड़ा ऑफर कभी भी नहीं दिया गया, इतनी प्राइस अभी तक, इतना डिस्काउंट कभी भी नहीं दिया गया। ये पहली बार है जब इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसका फायदा आप सभी को हो रहा है। आप सभी के काफी ज्यादा कमेंट हमें मिले थे, इसीलिए हमने इसकी प्राइस इतनी ज्यादा डिक्रीज कर दी है। बट कोई नहीं, अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे अच्छे से तो गाइस आपके लिए हम और भी कोर्सेज और आने वाले टाइम में जितने भी पेड तरह के कोर्सेज हैं वो सब हम आपको फ्री और कम प्राइस में आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो बस आप सपोर्ट करते रहेगा। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड है हैप्पी न्यू ईयर। इनको आप जल्दी से लगाकर इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको लगाना नहीं आ रहा है, कूपन कोड किस तरह से लगाए जाते हैं और कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एप्लीकेशन में मिल जाएगी। पहले की पीडीएफ हमने डाल दी है, आप चेकआउट कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर। आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज है, इसमें ये आपको मिल जाएगी। यूट्यूब वीडियो करके हमने एक फोल्डर बना दिया है, उसमें आपको ये मिल जाएगी। हम फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बेग कहा जाता है? सुसाइड थैली या आत्मघाती बेग जो बोला जाता है, ये किसे कहा जाता है? कौन सी कोशिकाओं को कहा जाता है? सही जवाब हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिकाओं को, जो कोशिकाएं होती है ये, और आत्मघाती बेग, सुसाइड बेग, इनको बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। लाइसोसोम को, कोशिकाओं को आत्मघाती जो थैलियां हैं ये कहा जाता है। गाइस, पाचक एंजाइम और खंडित जो भोजन होता है, कोशिकीय मलबा, बाह्य आक्रमणकारी जैसे जीवाणु होते हैं, अंतर्विष्ट होते हैं, जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और प्रतिपूर्ति से परे होती है या पुरानी हो जाती है कोशिकाएं, तो लाइसोसोम जो कोशिका होती है, लाइसोसोम कोशिका को पचा लेता है ना। लाइसोसोम या तो कुछ गंदगी होती है उसमें, खंडित हो जाती है, या कोशिका मलबा और या बाह्य आक्रमणकारी जैसे जीवाणु अंतर्विष्ट होते हैं, है ना, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उन कोशिकाओं को अपने अंदर पचा लेता है। पचाने का कारण यही है कि आत्मघाती इसको बेग बोला जाता है, इसीलिए इसको आत्मघाती बेग बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है। याद रखिएगा। तो कोशिका की आत्मघाती जो थैली होती है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, ये क्या होती है? ये होती है आपकी लाइसोसोम। याद रखिएगा। और ये जो है निषेचन होता है, उसमें भी फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें भी सहायक होता है लाइसोसोम। तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा हेवरलेटिट ने। हेवरलेटिट, इनके द्वारा पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया गया। तो हमारा डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और जर्मन के वनस्पति शास्त्री है जी हेवरलेटिट। इन्होंने 1902 में विभिन्न पादपों से पृथक किए हुए पादप जो कोशिकाओं हैं, इनमें इनके माध्यम से संवर्धित भेद स्पष्ट किया। और पादप कोशिका और ऊतक संवर्धन की शुरुआत की दिशा में पहला कदम हेवरलेटिट के द्वारा ही उठाया गया था। याद रखिएगा, पहला कदम इन्होंने ही उठाया था इसमें, जिसे स्वीकार भी किया गया और कोशिका पूर्ण सशक्त दर्शाने में समर्थ भी हुई। ये हेवरलेटिट पादप उत्तक संवर्धन का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था 1902 में। अगला क्वेश्चन है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है, इनको आइलेट्स और लेंगरहैंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइलेट्स और लेंगरहैंस बोला जाता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। पेंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है, इनको आइलेट्स और लेंगरहैंस बोलते हैं। तो हम डी ऑप्शन सही जवाब हमारा रहेगा। देखिए, आइलेट्स और लेंगरहैंस होती है, ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती है, लेंगरहैंस में, आइलेट्स में। इनमें कौन कौन सी होती है? देखिए, बीटा कोशिकाएं होती है जो इंसुलिन स्रावित करती है। इसके अलावा बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन स्रावित करती है, साथ ही अल्फा कोशिका होती है जो ग्लूकोजन स्रावित करती है। इसके अलावा पीपी कोशिका होती है जो पेंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड नावित करती है ना। डेल्टा कोशिका इसमें होती है। इसके अलावा स्टेनोसोर कोशिका जो कि ग्रेनिल जो होती है ये उत्पन्न करती है, स्रावित करती है। तो इस तरह से 5 जो है ये कोशिकाएं इसमें होती है, बीटा कोशिका जिनको बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल को रिक्त स्थान द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। क्लोरोफिल को रिक्त स्थान के द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था, इनका नाम बताना है। सही जवाब रहेगा हमारा केवेंतु और पैलेटियर। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लोरोफिल को केवेंतु और पैलेटियर द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। सर्वप्रथम 1817 में जोसेफ विनेमी केवेतु इनका नाम है, और पियर जोसेफ इनके द्वारा इसको नामित किया गया था। ध्यान रखिएगा। रिच क्लोरोफिल जो होता है, याद रखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पौधे के जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमें ग्लूकोज का जो निर्माण करना है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का प्रयोग जो है ये क्लोरोफिल के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? इसमें से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा वायरस। वायरस जो होता है ये एक जीव है और कोशिका सिद्धांत के अनुरूप ये नहीं होता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कोशिका सिद्धांत, देखिए ये सभी सजीव जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है, आप सभी को पता ही है। तो कोशिका सजीव जीवों की संरचना और कार्य की मूल इकाई होती है, और सभी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, ये तो आपको पता है। बट जो वायरस जो होता है, वायरस जो होता है इसका निर्माण कोशिकाओं से नहीं होता है। ये अपनी किसी प्रक्रिया से में कोशिकाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। इस वायरस में कोशिकाओं का प्रयोग नहीं होता है, कोई भी इनकी प्रक्रिया होती है, इसमें वायरस का प्रयोग नहीं होता है या नहीं करते हैं। तो इसीलिए कोशिका सिद्धांत से संबंधित ये वायरस जो है ये नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसकी और आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी मध्य प्रदेश पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज, एक्साइज कांस्टेबल की, इसके अलावा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इन सभी पर न्यू ईयर स्पेशल ऑफर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारी ई बुक है 2022 की, 2021 और 2020 की। इनमें पूरे जनवरी से दिसंबर 2022 तक पूरा करंट अफेयर है मध्य प्रदेश का, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें 2021 का है और इसमें 2020 का है। इन पर भी काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है न्यू ईयर के साथ में। तो इनमें अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारी जो स्पेशल ऑफर है, आप देख लीजिएगा। और ये जो ऑफर है इसमें गाइस आपको अप टू 90% की छूट दी जा रही है। सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा हमारा वायरस। देखिए वायरस जो होता है ये कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है। तो याद रखिएगा, अभी हमने ये क्वेश्चन कवर किया है, आपको अभी करवाया है हमने। याद रखिएगा हमारा वायरस करेक्ट आंसर रहेगा। वहां कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, वहां कोशिका अंग कौन सा है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां कोशिका अंग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जीव रासायनिक प्रक्रिया होती है। देखिए श्वसन और ऊर्जा का जो उत्पादन होता है ये आप सभी को पता ही है, पावर हाउस ऑफ सेल इसको ही बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो सही जवाब जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांश कोशिकाओं में बड़ी संख्या में पाए जाने वाला एक अंग होता है ये, और इसमें श्वसन की जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है और ऊर्जा उत्पादन घटित भी इसमें ही होता है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को प्राय कोशिका के पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है, आप सभी को बताइए। तो पावर हाउस ऑफ सेल यही बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वृद्धावस्था प्रक्रिया के अलावा अपकर्षक जो रोग है इससे प्रारंभ होने वाले महत्वपूर्ण भूमिका भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही निभाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? सही जवाब रहेगा हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी एक संयोजी ऊतक नहीं है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। संयोजी ऊतक शरीर के ऊतकों का एक समूह होता है जो शरीर की रखना और उसके अंगों को संपोषित करता है। इसके अलावा सशक्ति समांतरिक सहायता प्रदान भी करता है। तो अस्थि स्त्रायु अस्थि जो होती है बंद कंडरा जिसको बोला जाता है, नस उपास्थि और चर्बी वसा जिसको बोला जाता है। तो संयोजी ऊतक के ये जो उदाहरण है कुछ, नस उपास्थि बंद अस्थि, है ना। तो हृदय मांसपेशी जो होती है, हृदय मांसपेशी ये ऊतक का एक उदाहरण है, और इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह ऊतक हृदय में पाया जाता है, इसलिए इसको हृदय मांसपेशी ऊतक कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो इसका नाम है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसका नाम है। ये जो अंगक है ये ओनली वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिका भी आप इनको बोल सकते हैं, पादप वनस्पति बात एक ही है। याद रखिएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है ये पादप या वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है।
और पौधों बैक्टीरिया, फफूंदी, शैवाल, कुछ अर्चिया या इनमें जो है सभी है, इनमें आपकी कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन जंतुओं की जो कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ना ही प्रोटोजोआ में होती है, याद रखिएगा। और यह कोशिका जो झिल्ली होती है इसके बाहर स्थित एक संरचनात्मक परत होती है जो कोशिका के संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा दोनों प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, केवल वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार व्यापक में ये क्वेश्चन बना है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसकी सतह पर उपस्थिति के कारण यह खुरदरी होती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये हमारा रहेगा यहाँ से राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम जो होती है, देखिए ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है और इसकी सतह पर कुछ इस तरह से राइबोसोम होती है, इस तरह से। तो ये जो राइबोसोम होती है इस तरह से ये खुरदरी हो जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये एक लाइन थी, इस तरह का कुछ बना हुआ था, ये इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका बोला जाता है। और इस तरह से ये टिप टिप करके बूंद है ना, ये राइबोसोम है, तो ये खुरदरी हो जाती है उसकी वजह से। तो यही क्वेश्चन बना है, बेसिकली इतना ही हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर ये जो राइबोसोम है इसकी उपस्थिति होती है और उपस्थिति के कारण ही ये खुरदरी हो जाती है, नहीं तो पहले चिकनी थी अब खुरदरी हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन सही जवाब रहेगा राइबोसोम। अब एक और तरह का क्वेश्चन बनता है, सेम ही क्वेश्चन आपका, कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर किसकी अनुपस्थिति के कारण वह चिकनी होती है? किसकी अनुपस्थिति के कारण वह चिकनी होती है? तो देखिए राइबोसोम की अगर अनुपस्थिति होगी इस पे राइबोसोम नहीं होगा तो यह चिकनी होगी। तो किसकी अनुपस्थिति के कारण? तो ये भी राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण। क्वेश्चन है कि ये दोनों का पैटर्न चेंज कर दिया है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा सूत्रकनिका। कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पर सूत्रकनिका या इसको माइटोकॉन्ड्रिया आप बोल सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिकीय श्वसन यानी सांस लेने से, या फिर हमने अभी क्वेश्चन कवर करवाया है आपको, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है जिसको हम सूत्रकनिका भी ऐसे बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों चीजें आपकी आई थिंक क्लियर यहाँ से हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो ट्रेविरेनस यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम किसने दिया? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो दिया है ये क्या है ना? क्वेश्चन बना है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, क्या है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? तो इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को, हमारा फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु के साथ में सही जवाब चला जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बना है कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति के समय प्रथम जीव कौन सा था? जीवन की उत्पत्ति के समय प्रथम जीव कौन सा था? तो प्रथम जीव था, इसका नाम बताना है, अवाइवी था। अवाइवी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? हवा में, पृथ्वी में, जल में या कहीं नहीं, है ना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा जल में। पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति जो हुई है सर्वप्रथम ये जल में हुई है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसायनवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? रसायनवाद का सिद्धांत ओपेरियन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। तो रसायनवाद का सिद्धांत ओपेरियन ने प्रस्तुत किया था। रोगों का रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने प्रस्तुत की थी? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा रॉबर्ट कोच ने। रोगों का रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज का किसने प्रस्तुत किया? तो ये रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम सजीव कौन सा था? पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम सजीव था, इसका नाम है विषमपोषी। विषमपोषी सी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम सजीव था विषमपोषी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो डार्विन हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को, इसके अध्ययन को हेमिन्थोलॉजी बोला जाता है। हेल्मिन्थोलॉजी बोला जाता है, याद रखिएगा, हेल्मिन्थोलॉजी इसको बोला जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है?
तो अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः अंगुली छाप के नाम से जाना जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। विटीकल्चर जाना जाता है, विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? विटीकल्चर को जाना जाता है, ये जाना जाता है इससे अंगूर के उत्पादन से, अंगूर उत्पादन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो इसके विकास को देखिए यहाँ पर सेक्सिकोलस यहाँ पर होता है, ये सेक्सिकोलस, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये मकड़ों का अध्ययन होता है एरेनियोलॉजी, यहाँ से हमारा बी ऑप्शन बी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन जो अध्ययन होता है ये वृक्षों और वनस्पतियों की खेती का से संबंधित अध्ययन है, वृक्षों और वनस्पति की खेती के संबंधित अध्ययन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षा तकनीक का जो विकास किया था ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षी तकनीक का विकास किया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो इसको एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एपीकल्चर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था ये किसने किया था? तो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऑन्कोलॉजी जो होता है ये कैंसर का अध्ययन होता है। कैंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा, है ना। तो गाइज यहाँ पर हमने साइंस के जितने भी आज क्वेश्चंस लिए थे वो सभी कवर कर लिए हैं, और हमने न्यू ईयर ऑफर भी आपके लिए लॉन्च कर दिया। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है, अप टू 90% की छूट आपको दी जा रही है। गाइस काफी सारे लोग ऑलरेडी इसमें एनरोल कर चुके हैं, और उच्च सीमित समय के लिए ये ऑफर है, 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक है। इसके बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा, दोबारा से ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। इतनी कम प्राइस है ना, दोबारा से नहीं की जाएंगी। तो आप एनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं। कूपन कोड क्या अप्लाई करना है? हैप्पी न्यू ईयर कूपन कोड अप्लाई करने हैं। फिर भी आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा है और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। कोर्सेज कौन कौन से हैं ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ पर मिलेंगे और किस तरह से अप्लाई करना है। इसमें अप टू 90% की छूट है, सारी चीजें हमने आपको बताई दी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड प्ले स्टोर से कर सकते हैं, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वहां से आप कर सकते हैं। और इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर है, ये देख सकते हैं कितनी कम प्राइस इनकी कर दी गई है। तो ये प्राइस जो की गई है ये सीमित समय के लिए है, जो ऑफर दिया है उसी के तहत होगी, और सारी जो प्राइस है वो ऑफर के एंड होने से तुरंत ही हट जाएगी और दोबारा से ये इतनी कम नहीं होगी। तो ये आप देख लीजिएगा, आबकारी आरक्षक की इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन में डाल देंगे, दोनों जगह पर। ये वाले आबकारी वाला जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसमें इसकी पीडीएफ डाल देंगे, जहां से आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ये फ्री पीडीएफ है, इसका कोई भी चार्ज आपका नहीं रहता है। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है आबकारी की है, और एमपी जीके की स्पेशल टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज। इन सभी पर भी हैप्पी न्यू ईयर के तहत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। और ये ई बुक है हमारी 2022 की, 2021 की और 2020 की, इनमें भी पूरा साल का करंट अफेयर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो कोर्स है एमपीजीके का, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ फाइल मिलती है। सारी चीजें आप चेकआउट कीजिएगा, डेमो भी चेकआउट कीजिएगा, डेमो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस? यहाँ पर आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी अगर आप और कोई भी वीडियोस चाहते हैं, आप स्पेशल सीरीज स्टार्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।